अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि इलेक्शन होने थे, ड्यू टू तमाम पार्टीज़ ने मसवाए मुस्लिम लीग नून के तमाम पार्टीज़ ने अपने अपने उम्मीदवारान जितने भी थे उनको टिकट्स दे दिए थे, जारी कर दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन नहीं हुए। उम्मीदवारान जो हैं उनका एक मैनिफेस्टो था, एक सिस्टम था, अपने अपने इलाके अपने अपने जो एरिया उनका बनता था, जो उनका अपना हल्का बनता था, उस हल्के के बारे में उनकी क्या राय थी। हर बंदे ने अपनी अपनी राय जो है लोगों को डिलीवर की, लोगों के लिए एक अच्छा प्लान दिया। लेकिन इलेक्शन ना होना आप सब जानते हैं किस वजह से नहीं हुए। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अपना तारफ़ खुद हैं, चौधरी अंसर महमूद दूल साहब। अगर हम DBA की बात करें तो DBA के प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो, और हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। और इसी तरह से अगर सरगर्मियों की बात करें तो सियासत में उनका एक बहुत बड़ा नाम जमात इस्लामी का है, और जमात इस्लामी के वो नायब भी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, अमीर जमात इस्लामी हैं गुजरात के, और अल-खिदमत फाउंडेशन के वो सदर हैं इस वक्त। और अगर हम बात बिज़नेस फॉर्म की करें तो बिज़नेस फॉर्म के सरपरस्त हैं। जी हाँ, मौजूद हैं। आइए उनसे राय लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन होना ज़रूरी थे, उनकी क्या राय है। इसी पर बात करेंगे हम आइन और कानून की, बात करेंगे हम जमात इस्लामी के पैटर्न की, बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात के मसाइल पर, और साथ ही हम ओपिनियन लेंगे डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सियासत पर। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात चौधरी अंसर महमूद दूल साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका भी और GM ग्रुप जो न्यूज़ है उनके पूरी मैनेजमेंट का भी बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे बात करने का मौका दिया जी। थैंक यू सो मच सर। सर, पहला सवाल मेरा सियासी नुक्ता नज़र से माशाल्लाह से जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते हैं आप, और जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो अल-खिदमत फाउंडेशन के एतबार से, अल-खिदमत फाउंडेशन के नाम से पूरी पाकिस्तान की आवाम को, जहाँ जहाँ नीडी लोग हैं उनको सर्व कर रही है। आपको क्या लगता है, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन एक्सपेक्टेड थे, ना हुए, क्या राय देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इलेक्शन का मामला है कि जी देखिए, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जब असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाती हैं तो उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना जो है वो आइनी तौर पे ज़रूरी है, लाजिम है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के मरूजी हालात थे, जो पॉलिटिक्स इस वक्त मुंतशिर पॉलिटिक्स है और उसमें एग्रेसिवनेस है और ट्रस्टवर्दी पॉलिटिक्स नहीं हो रही, तो उसमें मेरा एहसास ये है कि हमारी अदालत उस्मा को उसमें थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा सिफर एज बेस पे पेनिट्रेट करना चाहिए था। क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके मोटिव्स ये हैं कि मैं इलेक्शन नहीं करवाने, उनके अपने इंटरेस्ट हैं जी जी। एक साइड पर आइन है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं जी जी। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए या होने के लिए जो मरूजी हालात या ज़रूरतें हैं वो ज़ाहिर एक हुकूमत है या उसके साथ जुड़े हुए तमाम अदारे उन्होंने पूरा करनी है। जी जी। यानी कि इंटेंशन ये है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। बिल्कुल। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान ने फैसला दे दिया, अगर वो फैसला ओबे हो रहा है, जो कि हो रहा है, बिल्कुल, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा संभल के मरूजी हालात के मुताबिक इसमें इंटरवीन करना चाहिए था। सो मोटो लेने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। लेकिन अगर ये किसी भी सो मोटो के ज़रिए से या किसी पिटिशन के ज़रिए से अगर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साहब के सामने ये केस आ गया था, तो फिर एक यूनानिमस पब्लिक ओपिनियन था कि चीफ जस्टिस साहब खुद या एक महदूद बेंच इसको न सुने, बल्कि एक फुल बेंच बना दें या लार्जर बेंच का मसला बना दें, वो इसको सुन लेता तो शायद इस गवर्नमेंट पे भी, एस्टेब्लिशमेंट पे भी उस उनके ऑर्डर को ओबे करना, उसको इम्प्लीमेंट करना शायद ज़्यादा बाइंडिंग होती। लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेकाक है चीफ साहब का, वो कर सकते हैं ऐसे, उनका आईनी तौर पे हक भी था। लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है कि अपना हक तो इस्तेमाल किया है, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त मरूजी हालात थे वो शायद उनके सामने होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ैसला उनके मुताबिक नहीं है। बार के सदर रहे हैं और बड़ा अच्छा आपका टन्योर गुजरा है इसका, इस टन्योर पर आप क्या वजाहत देंगे? डॉक्टर साहब, मेरे रब का बहुत करम है, इसमें मेरा रब जिससे जो काम लेना चाहता है वो उसकी तौफीक से है। मैं जब प्रेसिडेंट बना था तो उसमें मेरा सबसे पहला एजाज़ तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले तकरीबन 55 साल की बार की तारीख में सबसे ज़्यादा मैंडेट मेरा था। माशाअल्लाह। और
55 साल में किसी बंदे पे हमारे वकला ने, हमारी बार के मेंबर्स में इतना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लास्ट स्केल पे उसको अब वोट नहीं किया, एतमाद नहीं किया जितना मुझ पर एतमाद किया गया। तो मेरे मुझ पर वो भी बाइंडिंग थी कि मेरी बार ने चूँकि और कलेक्टिव विजडम के तहत मुझे अपना एतमाद दी है, मुझ पर ट्रस्ट किया है, तो मुझे इसको कैसे लौटाना है अपनी बार को। मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह करीम ने मुझे तौफीक दी, हिम्मत दी कि मैंने पूरे साल में सिर्फ एज ए प्रेसिडेंट ही काम किया है और काबिल कबूल सदर की हैसियत से मैंने बार में परफॉर्म किया। बेशक ऐसी है सर। मैंने बार में चूँकि मेरा एक ग्रुप था जिन्होंने मुझे एज ए कैंडिडेट लॉन्च किया, फिर उसमें बार मुजतमी हुई, लेकिन मैं मुखालिफ कैंडिडेट था और उनका हक भी था इलेक्शन लड़े, उनको भी कुछ साथी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मैंने बार के सदर बनने के बाद जो सबसे पहला काम किया था ना, वो लोग जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया था, मैं उनके पास गया था कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, क्योंकि आपके वोट ना देने से मुझे अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि मैंने कहाँ गलती की कि आपका मुझे सपोर्ट या इतमाद नहीं मिल पाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पूरे साल में आपको साथ लेके चलूँ। तो मैंने पूरी बार को साथ लेके चलूँ। मैंने पूरे साल में जो आम एक प्रेसिडेंट होता है बारों में, आज भी हो रहा है, पहले भी होता रहा है, कि मैंने पूरे साल में बीइंग ए प्रेसिडेंट किसी कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। इसलिए कि जब प्रेसिडेंट किसी कोर्ट में अपीयर होता है तो सामने बैठे हुए जज साहब जो हैं ना चाहते हुए उनका दिल करता है मैं उसको बुलाइज कर दूँ, प्रेसिडेंट है। बेशक ऐसी है सर, ये होता है बिल्कुल ऐसी। लेकिन मैंने कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं की कि अपने किसी जज को पूरे एक साल में कोई ऐसा काम कहूँ जो कि अनजस्टिस हो, जिसमें किसी की हक तलफी हो रही हो। बहुत सारे लोग आए मेरे पास, वकला आए, आम शहरी आए, मैं उनको साथ लेके गया जज साहब के पास। तो ये जज साहब भी गवाही देंगे कि मैंने हमेशा एक बात की है, अगर इसका हक बनता है जज साहब तो उसको मिलना चाहिए। क्या बात है, फैंटास्टिक। और अगर इसका हक होने के बावजूद उसको नहीं मिलेगा तो मेरी आपसे शिकायत बनेगी। लेकिन एक तरफ एक वकील है जो पूरी बार का मेंबर है, दूसरी तरफ एक आम शहरी है, दोनों आ गए हैं। तो मैंने फिर भी अपना यही मौक़िफ़ रखा है, अगर मेरे वकील का हक नहीं बनता तो उसको हक नहीं मिलना चाहिए, दूसरे को मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल मैंने यही कोशिश की। माशाल्लाह। अगर हम बात करें अल हिदमत फाउंडेशन की, उसके आप सदर हैं और नायब भी रहे हैं आप ज़िले के, और ज़िले के अमीर भी हैं। किस तरह से आप जमात इस्लामी के लिए वर्क कर रहे हैं? अगर हम बात मैशत की करें तो जितना फ़ंड पूरे पाकिस्तान के पास है, इससे कहीं ज़्यादा फ़ंड जमात इस्लामी के पास कलेक्ट हो जाता है। इतना एतबार की एक कड़ी, एक चेन जो लोगों ने आपके दरमियान कायम की हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये बड़े सवाल मैं आपसे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं कैसे ऐसी तंजीम से रब करीम ने मेरा रिश्ता जो है वो बनाया है कि जो तंजीम अपनी तसीस से लेके तकरीबन 82-83 साल हो गए जमात इस्लामी को बने हुए। पाकिस्तान से ज़्यादा उम्र है जमात इस्लामी की। जिस बुनियाद पर जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी ना, जिस नस्बुलैन पे उन्होंने काम शुरू किया था, आज भी जमात इस्लामी अपनी उसी नस्बुलैन पे। आज तक जमात इस्लामी की पूरी 83-84 साल ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि जमात इस्लामी ने अपनी उस नस्बुलैन से डाइवर्ट किया। वजह क्या है? नस्बुलैन क्यों नहीं छूटा? जमात इस्लामी इंसानों की जमात है, यहाँ भी कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन जो जमात इस्लामी का नस्बुलैन मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था पहले दिन, वो बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी का नस्बुलैन नहीं है। वो नस्बुलैन वो है कि जो रब को अपने बंदे से मतलब है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही पाक जमात इस्लामी का नस्बुलैन था और अब भी है। और इसी बुनियाद पे जमात इस्लामी अपनी तसीस से लेके आज तक अपना काम कर रही है। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि जब तक जमात इस्लामी मौजूद है वो इसी बुनियाद पे काम करेगी। नंबर 2, अल खिदमत की जो आपने बात की, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह करीम ने मुझे खिदमत से जोड़ा जमात इस्लामी के ज़रिए से। और मैं पिछले कई सालों से, मेरा ख्याल 10-15 साल से खिदमत से वाबस्ता हूँ। ज़िम्मेदारियाँ ज़िले में, सूबे में भी रही। डॉक्टर साहब, अल खिदमत का काम एक ऐसी चाशनी है, एक ऐसी एडिक्शन है जो अल्लाह करे सबको हो जाए, अल्लाह करे सबको हो जाए, सब इंसानों को हो जाए। और अल्लाह के हजूर सजदों के बाद अगर किसी चीज़ में इंसान को सबसे ज़्यादा इत्मीनान और सुकून मिल सकता है तो अल्लाह के बंदों की खिदमत है।
अगर आप इसी जज्बे को लेकर लोगों की खिदमत करेंगे ना, जो आपने अगला सवाल किया ना जी जी कि लोग आपकी तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, लोग आपको फाइनेंस कर रहे हैं, आपको अपनी एहतियात और जी आपके जी मामून बिल्कुल बढ़ रहे हैं। बेशक ऐसी है। मेरा ईमान है इस पे डॉक्टर साहबा कि अगर आप इसी जज्बे को रब के मखलूक की खिदमत और रब के हुक्म के मुताबिक उनकी खैर भलाई अपनी किसी घर से नहीं सही अगर करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए उसमें असबाब भी पैदा करता है, लोगों को खुद बहुत आपकी तरफ राग़िब भी करता है और ऐसा माहौल मुयस्सर कर देता है कि अल्लाह करीम आपको काम करने की तौफीक भी मिले और आपके पास लोगों के वसाइल भी आना शुरू हो जाएँ। अल-खिदमत फाउंडेशन वाहिद तंजीम है पूरे पाकिस्तान में जिसके तमाम हिसाबात जितने पैसे आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, जी जी सारे हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। जब कोई पाकिस्तानी कुछ है जब चाहे उसको देख लें। माशाल्लाह। हमारा ऑडिट का सिस्टम इतना तकड़ा है और इतना मजबूत है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि हमें 1 रुपया भी खर्च करते हुए हमें एहसास होता है कि कल 1 रुपये को हमें साबित कैसे करना है। हमारे तमाम लोग जी जी ऑफिस पीरियड छोड़ के बाकी सारे लोग वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो हमारे मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं, वो ज़िले का प्रेसिडेंट है, सूबाई का प्रेसिडेंट है, हम तो सारे वॉलंटियर हैं और खिदमत का काम ऐसे कर रहे हैं जैसे इनका पूरी ज़िंदगी का मिशन ही है। बेशक माशाल्लाह। तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तानी कौम ने अल-खिदमत पे बहुत इत्मीनान किया है और अल-खिदमत फाउंडेशन ने भी जब जब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ी है, हमारे बहनों भाइयों को, जी जी अल-खिदमत हमेशा उनके फ्रंट लाइन पे मौजूद रही है। आप कोविड पे देख लें, आप पीछे फ्लड आया था उस पर देख लें, उससे पहले ज़लज़ला 2008 वाला देख लें। खुदा न खास्ता जब भी कोई पाकिस्तानी कौम को कोई ऐसी किसी मुश्किल दूसरी सूरत हाल से वास्ता पड़ा है तो खिदमत के वॉलंटियर्स, खिदमत के ज़िम्मेदार जो उनके पास होता है, जो वसाइल, जो असबाब, उसके साथ वो हर वक्त उनके साथ मौजूद होते हैं। तो यही अल-खिदमत का एजाज़ है। बेशक इसी मिशन में खिदमत काम कर रही है और दिन ब दिन इत्मीनान बढ़ रहा है। और अब चूँकि तुर्की में ज़लज़ला आया पिछले दिनों, जी। तो सबसे पहली तंजीमों पर जब वहाँ पे पहुँची अल-खिदमत फाउंडेशन थी ऐसी है सर। और इसमें एक और एजाज़ हमें मिला जी कि अल-खिदमत टर्किश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ रब्ता करने से पहले अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सिस्टम के साथ रब्ता किया क्या कि हमें आपके वॉलंटियर्स चाहिए, हमें आपके जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग चाहिए, हमें आपके डॉक्टर चाहिए। और सबसे पहला जो काफ़िला गया था पाकिस्तान से 47 लोगों का काफ़िला था, वो अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का था और उनको एयरपोर्ट पर सीधा बुलाया गया, कोई वीज़ा नहीं था हमारे पास। उनको कहा गया कि आप इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच जाएं। वहाँ पे चार्टर तैयारा खड़ा था टर्किश गवर्नमेंट का, वहाँ पे सब लोग बैठ गए, टर्की पहुँचे, वहाँ पे जाके हमें वीज़ा दिया गया और वहीं से दूसरा चार्टर तैयारा लेके हमें वो ज़लज़ले वाले इलाके में चला गया। पूरा प्रोटोकॉल किया उन्होंने, लेकिन वहाँ भी हमारे साथियों ने, हम सब ने मिल के, अल्लाह का शुक्र है कि अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने आप को जवाबदेही के साथ लोगों की खिदमत की। उसका एजाज़ ये फिर दोबारा से ये मिला अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को कि प्रेसिडेंट टर्किश ने अल-खिदमत फाउंडेशन को बाकायदा अवार्ड दिया, एक बाकायदा बड़ी उन्होंने तकरीब की। तो उसमें हमारी जो सर्विसेज थी, हमारी खिदमत अल-खिदमत फाउंडेशन के वर्कर्स के, वॉलंटियर्स के, उसको एक्नॉलेज भी किया गया, उनके अवार्ड भी दिया गया। सर अगर हम सियासत की बात करें, गुजरात की सियासत की, तो गुजरात की सियासत में उतार चढ़ाव आता है, हर बंदा अपने मुफाद को देखता है। आप स्टिल जमात इस्लामी के साथ हैं, आपकी स्पेशली गुजरात की बात करूं तो मैं माजरत के साथ, शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, मेरी शायद मेरी ज़ुबान भी साथ ना दे रही है, लेकिन मैं दिल ये कह रहा है, मैं ये कहूँ यहाँ में सिर्फ इवल पॉलिटिक्स हो रही है। पाकिस्तान, गुजरात वो बदकिस्मत ज़िला है और खुशकिस्मत भी है। खुशकिस्मत इस लिहाज से कि पिछले कम अज़ कम 50 साल से गुजरात इक़्तिदार में है। जी जी। जिस पार्टी की गवर्नमेंट आती है गुजरात इक़्तिदार में गुजरात इक़्तिदार में होता है। सही। बदकिस्मत इस लिहाज से है कि 50 साल से आप पूरे पाकिस्तान को घूम के देख लें। आज से तकरीबन 3 दहाइयाँ पहले ना समझा जाता था शायद डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला जो है ना, सबसे गंदा है पंजाब में। सही, ऐसी ही आप गुजरात की हालत देख लें। बिल्कुल सही। आप पिंडी से सफ़र शुरू करते हैं, गुजरात में दाखिल होते हैं, 100 बंदा उठ जाता है, पता चलता है गुजरात शुरू हो गए। सही सही। इस तरफ से आएँ, जनाब का पुल क्रॉस करें, पता चल जाता है गुजरात आ गया। ऐसी है सर। गुजरात की सड़कें, उधड़ी हुई सड़कें, गुजरात का गंदा सीवरेज सिस्टम, गुजरात का ब्लॉक सीवरेज सिस्टम, गुजरात में गंदगी के ढेर, लोगों को बुनियादी ज़रूरियात नहीं है, लोग दादा धक्के खा रहे हैं। यहाँ से GTS अड्डे से चलना शुरू करें, सर्विस मोड़ तक जाए, कम से कम 200 बैगर्स आपको मिलेंगे ऐसी है सर। जो बैगिंग कर रहे हैं। ऐसी है सर। सारे वो मसाइल हैं जो कि इन सियासतदानों को हल करना चाहिए।
बहुत बड़े मसाइल नहीं हैं, लेकिन हल करने के लिए वो विल नहीं है, वो विश नहीं है। जब विल और विश नहीं होगी तो अमल कैसे होगा? कौन सा नया अमल इख्तियार किया जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? जिस तरह से आपने बात की, बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि गुजरात की अगर सैनिटेशन पर बात करें, कंटेमिनेंट वाटर की बात करें, तो उसी को उसके डिस्चार्ज के लिए ही हमारे पास कोई प्रॉपर नहीं है, जबकि नाला हमारे पास से नाली गुजरता है जो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों से आता है, फिर भी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इस पर आप क्या राय देंगे? कुछ 2-3 हफ्ते पहले ना, सॉरी अगर मेरी बात लंबी ना और मैं बात शेयर करूँ, हिंदुस्तान के दिल्ली के एक चीफ मिनिस्टर थे, उनकी एक ना वीडियो क्लिप शेयर हुआ था। नाम पता नहीं क्या चीफ मिनिस्टर का, मुझे याद नहीं है इस वक्त। उन्होंने दिल्ली में अपने लोगों के लिए मेडिसिन फ्री कर दिया जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। बच्चों की तालीम फ्री है, किसानों को हर चीज़ सब्सिडाइज, उसमें फर्टिलाइज़र है, उसमें अपना मेडिसन हैं, बीज हैं, सब सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है। किसानों को बिजली जो है सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है। उनका इंटरव्यू आया था कि पूरे इंडिया में ये नहीं, आपने दिल्ली में कैसे कर लिया? तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे तमाम पूरे दिल्ली के जितने सूबे हैं उनसे ज़्यादा फंड मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई आपने दिल्ली के अंदर कोई इतनी ज़खायर मौजूद है, वहाँ से मैं निकाल के खर्च कर रहा हूँ। मेरे पास वो लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम्स हैं जो कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ हम अपने जनरेट करते हैं टैक्सेस वगैरह। लेकिन मैंने एक काम किया कि पिछले दिनों मेरे पास एक मरकज़ की तरफ से प्रोजेक्ट आया 2.5 अरब का तकरीबन, उसने कॉस्ट बताई कि 3 अरब की। कोई ब्रिज बनना था, साथ में कुछ सड़क थी, तो मैंने, हमारे पास फ़ंड आ गए, मैंने अपने जो मेरा टेक्निकल विंग है हमारी हाईवेज़ का या ब्रिजेस का, उनको मैंने बैठाया, उनसे मशवरा किया कि यार इतने पैसे तो आ गए, आप बताएं ये पुल कितने में बन सकता है आसानी से और अच्छा बन सकता है। तो कहते हैं हमने अपनी प्लानिंग की, अपनी प्लानिंग करने के बाद अपनी टेक्निकल टीम से रेगुलर मुशावरत में रहने के बाद हमने पुल बनाया, उसमें मैंने 1 अरब रुपया सेव किया। क्या? मैंने अपनी कैबिनेट से कहा कि अगर आज 1 अरब रुपये से हम 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों का मेडिकल फ्री करना चाहते हैं तो कितने और पैसे चाहिए होंगे साल भर के लिए? उन्होंने कहा 1.5 अरब और चाहिए, 2.5 अरब में हम पूरे सूबे में मेडिकल फ्री कर सकते हैं। क्या? सही। 1 अरब मेरे पास सेव हो चुका था। मैंने इस तरह का एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फेडरल गवर्नमेंट से पैसे लिए, वहाँ से और पैसे महफूज कर लिए, और ये मैं रेगुलर कर रहा हूँ। आज मैं इस पोजीशन में हूँ, मैं ये एजाज़ समझ रहा हूँ कहते हुए कि मेरे दिल्ली के लोगों के लिए मेडिकल भी फ्री है, बच्चों के लिए एजुकेशन भी फ्री है, और मेरे किसानों का सब्सिडाइज रेट भी मिल रहा है। क्या? उसने कहा कि ना पैसों की कमी है, ना वसाइल की कमी है तो सिर्फ नीयत की कमी है। मेरे सब यही भी हाल गुजरात में ही हाल है। मतलब हर दफ़ा हम एक ही चीज़ को कर रहे होते हैं, हर दफ़ा हमारे रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, हर दफ़ा हमारे वही प्रॉब्लम, जो कि तो म्यूनसिपलिटी का कोई रोल नहीं है किसी तरह से, कोई इस पर करप्शन है हर जगह पे, बददियांती है, बेईमानी है। मैं एक और बात करता हूँ, जो कि कारोबार भी करता हूँ, थोड़ा कारोबारी लोगों से मेरा वास्ता रहता है। जी जी। मैं कहता हूँ गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर आप ये टच दे दें कि हम आपके बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए गुजरात की मशीनरी सिर्फ उनके साथ खड़ी है, तो ये सारे काम गुजरात के बिजनेसमैन कर सकते हैं। ऐसी है जैसे सियालकोट के करते हैं। देखिए एक हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे, जी जी। हमारे दोस्त हैं जो गुजरात के ये किडनी सेंटर वाले सारे मिलके बना रहे हैं यहाँ पे, और जो कतर से साथी हैं वो भी मेरे जानने वाले हैं, हमारे वकील साहब हैं, उनके भतीजे हैं वो। देखिए गुजरात के अवाम ने एक रात में 48 करोड़ रुपया उसके लिए फ़ंड इकट्ठा किया। ऐसी है सर, ऐसी नो डाउट। अगर आप तय कर लें, गुजरात के लोगों को इत्मीनान दे दें, टच दे दें, उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उनके राइट्स उनको मिलने शुरू हो जाए, उनको पता हो कि हमारा कारोबार जो है सेफ़ है, सिक्योर है। शाम को आके मुझे किसी IBR वाले तंग नहीं करना, मुझे किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने नाजायज़ चालान नहीं करना, मुझे किसी पुलिस वाले ने आकर नाजायज़ तंग नहीं करना, तो ये सारे लोग से सारे काम खुद कर लेंगे। लेकिन उनको ट्रस्ट देने की ज़रूरत है, वो इत्मीनान देने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात सर आपने की, बहुत अच्छी बात। लेकिन बंदा करता कोई नहीं, अमल करने की ज़रूरत है। अमल करने की ज़रूरत है। जो पैसा आपके पास आ जाता है, आपके पास बहुत पैसा आया गुजरात में, अरबों रुपये आया, लेकिन कहाँ है अरबों रुपया? कहाँ है? मसाइल बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं, ऐसी है सर। कम नहीं हुए, मसाइल बढ़ गए हैं, लेकिन पैसा ख़त्म हो चुका है। आप पिछले जो परवेज़ अली साहब का ये टर्म गवर्नमेंट का दौर था, जी जी, मैं नहीं ये बात कर रहा, उनका अपना क्लेम है कि हमने इतने अरब रुपया गुजरात में भेजा है। कहाँ है ये? स्वाद तुम्हारा बनता है जब खुद कह रहे हैं हमने भेजा है।
सही। ये सवाल भाई ये शायद मेरा बनता है जो कहाँ है, हाँ, लग तो सारा गया है, लेकिन कहाँ लगा? ये तो सारे महकमे बता रहे हैं ना कि जी वो सारे पैसे खर्च हो गए। किसी ने चेक करना जाके कर ले, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं वहाँ से तसल्ली की बात कर रहा हूँ। ठीक है। वो सारे पैसे खर्च हो गए अरबों रुपया, लेकिन उस अगर लगा है तो उसके साथ कहाँ पे हैं, वो काम कहाँ पे है, पैसा कहाँ लग गया। ये वो चंद सवाल हैं जो कि मेरी रिक्वेस्ट है गुजरात के शहरी से कि करना शुरू करें, अपने में जरूरत सवाल पैदा करें, बिल्कुल लोगों से पूछें। दूसरी बात, लोगों को चाहिए कि खुद से सवाल करना शुरू करें कि जो मेरी जिम्मत है मैंने कर ली है। मैडम हम सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, सवाल जैसे मैं सवाल उठा रहा हूँ, हम सारे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ नहीं देख रहा जो मेरी जिम्मत है मैंने किया कि नहीं किया। अगर मैं अपने हिस्से का काम कर लूँ जो जिसका मैं मुकल्लफ था, जिसका मैं जवाब दूँ अपने ज़मीर के सामने, अपने रब के सामने, अपने लोगों के सामने, उसके बाद अगर मैं सवाल उठाऊँ कि डॉक्टर मुकद्दर साहब आपके ज़िम्मे ये काम था आपने नहीं किया, तो मेरी बात में असर भी होगा, डॉक्टर साहब वो काम करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जब मैं खुद नहीं कर रहा तो मैं डॉक्टर साहब से बात करूँ, मैं डॉक्टर तारिस्तीन साहब से करूँ, मैं मुबशर साहब से करूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा नहीं है, एग्जैक्टली, बिल्कुल बताते हैं। सर, जिस तरह से बिज़नेस फॉर्म के आप सरपरस्त हैं और माशाल्लाह से बड़ा नाम है आपका गुजरात में, क्या मतलब पंजाब में, शुमाली पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, तो किस तरह से हम अपने बिज़नेस को और वैल्यूएट कर सकते हैं? और PP33 एक ऐसा हलका जिसमें बेशुमार मसाइल हैं, क्या कभी बिज़नेस की सतह पर आपने लोगों को मोटिवेशन दी कि वो लोग मामलात को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करें? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बिज़नेस फोरम है जमात इस्लामी का, जो कोई जमात इस्लामी वो तंजीम है जिसने हर एज ग्रुप में काम करने की कोशिश की। भाई तंजीम है पूरे दुनिया में मैं क्लेम करता हूँ, ठीक है, कि जिसने हर एज ग्रुप में और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबा तबका ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ शुबा जाते हैं उसमें उन्होंने काम करने की कोशिश की है। जैसे हमारी जमात इस्लामी यूथ है, यूथ में काम कर रही है, हमारी जमीयत है तलबा में काम कर रही है, उससे नीचे हमारा इत्फाल का है जो कि लेस दैन 10 ईयर या लेस दैन 14 ईयर बच्चों में काम कर रहा है। उससे आप ऊपर आ जाएँ, अल्कमत फाउंडेशन है, तंजीम असातिज़ा है, हमारी NLF है जो लेबर में काम करी। उस तरह की ये तंजीम एक बिज़नेस फोरम भी है जो कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उनको उनकी मदद, उनके मसाइल के हल के लिए उनको किसी एक प्लेटफार्म में इकट्ठे करके और उनके मसाइल पे एक यूनानिमस राय जो कि पाकिस्तान की कलेक्टिव जो बेहतरी है उसके लिए भी और इंफरादी तौर पर कारोबारी लोगों के लिए भी उनको हल करने के लिए, दूसरी उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब लाने के लिए भी कोशिश है कि वो कुरान के साथ जुड़ जाएँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ जुड़ जाएँ। जमात इस्लामी जो काम कर रही है अगर उसको कबूल कर ले, जमात इस्लामी का हिस्सा बन जाए और मिल के इस माशरे की इस्लाह करने की कोशिश करें। ये तंजीम का हमारा मकसद है इस बिज़नेस फोरम का भी। इसमें हमने पिछले दिनों में हमारे जो मरकज़ी प्रेसिडेंट उनको मैंने यहाँ पे इनवाइट किया हुआ था, हमने एक बड़ी मीटिंग की गुजरात के, उसके काफ़ी कारोबारी लोगों को हमने यहाँ पे बुलवाया। उनसे हमने ये दरख्वास्त की कि पहली बात तो ये है कि जहाँ कारोबार करना आपका हक है वहाँ लोगों को ठीक चीज़ें पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। जहाँ मुनाफा लेना आपका हक है वहाँ पे नजायज़ मुनाफे से बचनी आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम आपस में ये बैठ के ये अहद कर लें कि हमने कारोबार करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा के मुताबिक करना है, इस्लामिक नॉर्म्स और वैल्यूज़ के मुताबिक करना है, हम ये तय करके आगे बढ़ेंगे तो हम इस बात पे बड़े क्लियर है कि इसमें मसाइल की कमी आएगी, आप में इत्मीनान बढ़ेगा, आप में हौसला बढ़ेगा। देखिए मैं APR जाता हूँ मैडम, मेरे ज़िम्मे साल का 10,000 रुपये टैक्स है। जी। मैं टैक्स नहीं देना चाहता। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने सर सही की कि तमाम ममालिक इसलिए कामयाब हैं कि वो टैक्स कलेक्शन करते हैं और ऑनेस्टी से करते हैं। हमारे यहाँ टैक्स दिया नहीं जाता। मैं टैक्स नहीं देना चाहता। बिल्कुल। जब APR जाता हूँ वहाँ पे मैं जाके कहूँ जी मैं टैक्स नहीं देना चाहता, मेरी हेल्प करें। अब 10,000 में 5,000 उनको दे दूँगा, उनको बारपीएन खड़ा 1,000 उसको दे दूँगा, अपना ईमान भी ख़राब कर लिया, अपने कारोबार को भी नापाक कर दिया और बीच में मसाइल का शिकार भी हो गया। देखिए हमारा कारोबारी जो बंदा है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, छोटे लेवल का कारोबार है, उसकी ज़िम्मेदारी है जो करता है उसमें अपने जो हुकूमत और रियासत की तरफ से फिक्स टैक्स उसमें ज़िम्मेदार वो ज़रूर अदा करे, वो जायज़ मुनाफा ले। पहले हमारी लोगों को तरगीब तो ये होती है। उसके बाद जो उनके मसाइल हैं वो हम यूनानी मसली
एक बड़े फोरम के ज़रिए से गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिन में आप देखेंगे कि गुजरात के जो मसाइल हैं हमारे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हों, चाहे हमारे ताजर लोगों के हों या छोटे कारोबारी लोगों के, उनमें इंशाल्लाह उनको साथ मिल के हम इनको बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर, बात अगर जमात इस्लामी की करें तो 82 से खिदमत में नंबर 1 पर है जमात इस्लामी, और खिदमत फाउंडेशन के नाम से एक ऐसा इदारा कायम किया हुआ है जो लोगों की मदद करता है और लोग इस पर ट्रस्ट भी बहुत करते हैं। कभी भी कुछ भी देना हो तो जमात इस्लामी के इस पैटर्न को ही पसंद किया जाता है। इक़्तिदार में ना आना, हुकूमत ना मिलना, लोगों का अगर हम देखें कि जलसे जुलूसों में लोगों को देखें तो एक बड़ी जमात लोगों की आपके साथ होती है। वोट बैंक क्यों इतना नहीं होता और इस तरह इक़्तिदार क्यों नहीं मिलता? पहली बात तो जो आपने ट्रस्ट की बात की ना, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये पिछले दिन सैलाब का था ना, आज से 4-5 महीने पहले, जो पाकिस्तान में सैलाब की शक्ल में एक मुश्किल आई थी। जी जी। हमारी लाहौर मरकज़ में एक मीटिंग थी। मियां अब्दुल शकूर साहब उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे, अलकुन फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकज़ी प्रेसिडेंट, उनके ऑफिस में। उन्होंने एक बात शेयर की मुझसे। मुझे कहने लगे कल मैं फ़लाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है लाहौर में, उनके पास गया तो मेरा ख्याल ये था कि उनको मैंने कहा कि मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ फ़ंड्स के लिए, क्योंकि सलाब दायरी में फ़ंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है। जी जी। तो मेरा ख्याल था कि मैं उनको कहूँगा कि आप 50 लाख रुपया हमें फ़ंड्स दें। कहते मेरा उनके साथ कॉलेज लाइफ से तल्लक भी था, तो बेतकल्फ़ी भी थी, इसलिए मैंने 50 लाख तय किया कि उनसे मांगूंगा। जब उनके पास पहुंचा तो मैं उनको कहा कि मैं आया हूँ फ़ंड रेजिंग के लिए, चूँकि सिंध और बलूचिस्तान और KPK में बड़ा नुकसान हुआ है तो वहाँ के लिए पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा कि मैं 50 लाख रुपया जो है मेरी ख्वाहिश अगर आप कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये चेक आपके आने से पहले बना के रखा हुआ है और ये 2 करोड़ रुपये का चेक है, और मैं इस हफ्ते के आखिर तक 2 करोड़ रुपये आपको और दे दूँगा। देखिए ये वो ट्रस्ट है अलकुन फाउंडेशन पे जो कि लोग, ये एक मिसाल है, बेशुमार ऐसी मिसाल ऐसी है सर। तो इस पर मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह करीम हमें लोगों की इत्मीनान पे पूरा उतरने की तौफीक दे रहा है। जब आप काम करते हैं, लोगों को ट्रस्ट जो उन्होंने आप पे किए है उसको आप मेंटेन रखते हैं, लोगों को यकीन आ जाता है कि जो पैसा हमारा इनके पास जा रहा है वो हकदारों तक पहुंच रहा है, मानव देना की बुनियाद पे पहुंच रहा है, तो फिर खुद बहुत मामला आगे बढ़ते चले जाते हैं। सिर्फ ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से तौफीक है, अल्लाह में हिम्मत दे रहा है फाउंडेशन वालों को, उनके वॉलंटियर्स को, ज़िम्मेदारान को, और पाकिस्तानी अवाम का मशकूर है कि वो हम पे इतमाद कर रहे हैं। रहिए सवाल का दूसरा हिस्सा कि लोग जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं करते। मेरा देखिए मासूम सा सवाल हमेशा उससे होता है जो मुझसे ये सवाल करता है जी जी कि डॉक्टर साहब आप मेरे सामने, बल्कि जो लोग पूरे इस सैलाब के दौरान में मेरे पास यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे लड़के यहाँ पे थक जाते थे पैसे गिनते गिनते, इतने पैसे आते थे, लोग मुझे आगे देते थे। लेकिन अब जब इलेक्शन शुरू हुआ है तो मैं किसी से रब्ता मैंने नहीं किया अभी तक, लेकिन मेरा बिलीव है कि लोग वोट हमें सारे नहीं करेंगे। देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स मुख्तलिफ है। देखिए एक बंदे की स्पिरिचुअल कैफियत है, उसका ट्रस्ट है कि मैं अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च करूँ, अल्लाह को राज़ी करूँ, अल्लाह की बंदगी करूँ, कल को अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकूँ। उसके लिए कुछ सदकात करता है, खैरात करता है, अच्छे काम करने की कोशिश करता है। उसका ज़रिया वो जमात इस्लामी और खिदमत को समझा यार चंगे लोग ने, इन्होंने पैसे दो ठीक खर्च हो जाएंगे, ये बात तो पूरे पैसा ठीक खर्च हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी। दूसरी तरफ जो हमारी इस वक्त पॉलिटिक्स प्रिवेल कर रही है पूरे पाकिस्तान में, इसकी जुजियात और इसकी ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं। जमात इस्लामी के लोगों के मुतल्लिक़ अमूमन ये समझा जाता है कि ये शायद हमारी बहुत सारे कामों में मदद नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल, फॉर एग्जांपल थाना कचहरी कल्चर, बहुत सारे ऐसे मसले। बिल्कुल सही। आम बंदे का तो ये शिकायत है। दूसरी देखें, अगर आप पूरी दुनिया की इस वक्त सियासत को एनालिसिस करें ना, पूरी 53 या 54 इस्लामी ममालिक में कहीं भी इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं है तो उसी मुल्क के बशिंदे हुक्मरान। बेशक। लेकिन किसी को भी आप कोई एक मुल्क ऐसा बता दें कि जहाँ पे इस्लामी निज़ाम मौजूद हो, कोई एक ऐसा मुल्क बता दें जहाँ इस्लामी रियासत के असूलों के मुताबिक हुकूमतें चल रही हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तो वैसे दूसरी शक्ल में चला गया ना। देखिए इसमें इंटरनेशनल फिनोमेना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स
और फिर मुसलमान हुक्मरानों की कमज़ोरी, अकायद में कमज़ोरी, नज़रियात में कमज़ोरी, इस्लाम से दूरी, ये सारे वो मसाइल हैं कि देखें दुनिया इस वक्त मगरब जो है वो मुसलमान से खौफज़दा नहीं है। उनको मेरे जैसा मुसलमान चाहिए जो कि नमाज तो पढ़ लेता है जी जी, लेकिन उसके बकिया ज़िंदगी में कहीं इस्लाम नहीं है, इससे उनको कोई ख़तरा नहीं है। सही। लेकिन बसीयत निज़ाम उनको काबिल कबूल नहीं है। इससे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस्लाम को कम अज़ कम जो तर्ज हुक्मरानी है उससे निकाल दें। लोगों के ज़ाती ज़िंदगी में रह जाए तो रह जाए, लेकिन तर्ज हुक्मरानी से निकाल दें। ये बैनुल-अक़वामी जो पॉलिटिक्स है जी जी, या बैनुल-अक़वामी जो इंटरेस्ट हैं मगरब के, ये एक वजह था वो है। सही। हमारे अंदर की जो सियासत है पाकिस्तान के अंदर की, चूँकि यहाँ पे आप सवाल शायद करना भी चाहेंगी मुझसे बाद में, जी जी, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है उससे लेके आज तक, पहले अगर 10 साल निकाल दें, उसके बाद से आज तक पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइम पूरा नहीं कर पाई। ये 72 साल हमारी समझ लें कि एक बहुत बड़ी कमज़ोरी समझ लें हमारे मुल्क की, कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आया लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान सब तक, ये क्या वजह है? ब्लैक होल है हमारी तारीख का, जी जी, बहुत बड़ा ब्लैक होल है। जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ था ना, जी जी, देखिए मेरा ज़ाती खिलाफ हो सकता है इमरान से, सही, मेरा PTI से हो सकता है, मैं उस गिरफ्तारी को जायज़ भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ मुझे उससे इतनी तकलीफ हुई थी इसलिए कि ये एक वज़ीर आज़म था जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हाँ, आज वो भी हो गया, वो भी हो गया, ये सही कहा। पाकिस्तान की तरक्की में एक और स्याह धब्बा पड़ गया। हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? देखिए हमारे तमाम अदारों ने, शायद ये बात आपके लिए चलाना भी मुश्किल हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ हर जगह पे, जी जी, देखिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड जो रिस्ट्रिक्शन जा काम कर रही है, अपनी हदूद से बाहर निकल के काम कर रही है। हमारे सियासतदान जो हैं उन्होंने अपनी हदूद को क्रॉस किया है, हमारी अदालतों ने अपनी हदूद को क्रॉस किया है, और ये सारे जब अपनी हदूद से अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के काम करते हैं, दूसरों के हक में तजावज़ करते हैं, दूसरे अल्टीमेटली रिएक्ट करते हैं, ये एक बिगाड़ का सबब है उस मुल्क का। आज जो आदमी के मतलब जो कुछ हो रहा है ना, जी जी, देखिए पब्लिक सेंटीमेंट है ये, लेकिन इस पब्लिक सेंटीमेंट को आप एक अक्सरीती सेंटीमेंट नहीं कह सकते। बिल्कुल, अगर एक साइड पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासतदानों को हुकूमत नहीं करने दे रही, जो कि उन पे इल्ज़ाम है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी हकीकत भी यही है कि एक आर्मी ही है जो पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामिन है। एग्जैक्टली, दोनों से अगर आज खुदा न खास्ता आर्मी को जिस तरह मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, आर्मी को जिस तरह गाली देने की कोशिश की जा रही है, आर्मी के एम्प्लॉयज़ में जो हाल किया जा रहा है, ये एजेंडा मगरब का है। आज दुनिया का पूरा अपने मीडिया जो है वो इस बात पे खुश हो रहा है। स्पेशली इंडिया के प्रोग्राम देखे ना आप, जी जी, बिल्कुल, मोदी की स्टेटमेंट, उन्होंने तो बड़ा अच्छा, बल्कि जब सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है तो उन्होंने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया है बहुत, और बड़े खुश हो रहे थे इस पर। वो बड़ा अच्छा पोलराइज कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। मोदी की अपनी स्टेटमेंट आ गई, उनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई, इतनी हाइप बन गई कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लोगों ने आज GH पे हमला कर दिया, आज उन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया, आज रेडियो स्टेशन दिला दिए। ये सारी हमारी बदकिस्मती है, लेकिन इसकी वजह न सिर्फ आर्मी है, जी जी, न सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं, न सिर्फ हमारे अदालतें हैं, सारे जिम्मेदार, बिल्कुल सर। हमारी सियासत भी जिम्मेदार है, हमारी आर्मी भी जिम्मेदार है, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है, हमारी अदालतें भी जिम्मेदार हैं, कि इसलिए कि हर बंदे ने अपनी हद से क्रॉस की है। सियासतदान जो हैं, जो आपने सवाल किया था ना कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप पूरी क्यों नहीं करते, जी जी, ईमानदारी से समझता हूँ कसूर सियासतदानों का है, इसलिए कि आपने सियासतदानों ने अपने जो इवल इंटरेस्ट है ना उनको उनके साथ जोड़ लिया है। सर आपको क्या लगता है बैरूनी ताकतें ऐसा नहीं करने देती या अंदरूनी ही कोई ऐसे दुश्मन है? बैरूनी एलिमेंट तो है ही है, बैरूनी एलिमेंट तो होगा, जी जी, लेकिन हमारे जो अंदरूनी स्टेक होल्डर्स जी, हैं जी। वो सारे इसके जिम्मेदार हैं। कोई सियासतदान, देखिए नवाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, जी, जी, 3 दफ़ा उन्होंने अपना टाइम पूरा नहीं किया। जब उन्होंने निकाला गया तो वजह क्या थी? आज तक पाकिस्तानी कौम को समझ आ सकी? और उन्होंने बर्मला इजहार भी करते रहे कि मुझे बेनिसाबा को निकाला गया, जी, आज जी। तक समझ आ सकी? नहीं। ना वो समझा सके, जो निकलने वाले ना समझा सके, ना निकालने वाले समझा सके। ऐसी, आज इमरान खान साहब को निकाला गया है, हाँ, तो उन्होंने बता दिया, कब बताया आगे? बता दिया ना सर, अवेयरनेस दे दी कि क्या वजह बनी रजीम चेंज की। नहीं मैडम साहब ऐसे नहीं, देखो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर इमरान को बताना चाहिए था। हाँ,
बिल्कुल। देखो जब उसको आखिरी वक्त तक वो कोशिशें करते रहे कि मैं किस तरह प्राइम मिनिस्टर टिका रहा हूँ, नो कॉन्फिडेंस मूव हो गया। उसके बाद जो उन्होंने हाल किया, कानून का आइन का सबके सामने है। सही। लेकिन मैं पर्सनली जब इमरान प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मैं दोबारा से अर्ज करूंगा कि मैंने उनको वोट नहीं किया, पीटीआई को वोट नहीं किया। मैं पीटीआई के सपोर्टर नहीं हूँ। बिल्कुल सही। मुझे इमरान साहब पसंद हो ना हो एक अलग मामला है। बिल्कुल सही। वो आपका निजी लेकिन मामला है। मैं ईमानदारी से अगर मैंने इमरान के लिए दुआएं करता था, अल्लाह करे यार ये कामयाब हो हाँ जाए। बिल्कुल, पूरा पाकिस्तानी करता था सर। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इमरान की कामयाबी से ज़्यादा मुझे जो कौम है ना, पाकिस्तानी कौम जी, जी। जिस मायूसी का शिकार थी ना, मैं चाहता खुदा करे यार ये कामयाब हो जाए, हमारी कौम जो है ये मायूसी से निकल आए, ये रोशन जाली तरफ देखना शुरू कर दे। इमरान से तवक्को करता था कि अगर ये काम नहीं कर सका ना, ये तो चूँकि फिर ये पहली आने खिलाड़ी वाला है, जी जी, खिलाड़ी है और प्लेयर है, ये एक बोल्ड फैसला करेगा कि मुझे नहीं चलने दिया जाए, मैं घर जा रहा हूँ। अगले दिन दोबारा कौम इस पर एतमाद करेगी। लेकिन इसने क्या किया है? इसने क्यों नहीं बताया कि मुझे काम नहीं करने दिए जा रहे? इसने क्यों नहीं लोगों को बताया मैं फंसा हुआ हूँ? क्यों नहीं छोड़ के आ गया? अगर छोड़ के आ जाता, इमरान बेकसूर था। आज इमरान कसूरवार है उसी तरह ही जिस तरह नवाज शरीफ कसूरवार है, जिस तरह जरदारी कसूरवार है, जिस तरह आर्मी एस्टेब्लिशमेंट कसूरवार है, सिविल ब्यूरोक्रेसी कसूरवार है, जिस तरह अदालतें कसूरवार है। देखिए हमारी पूरा सिस्टम जो है ना इस मुल्क का, उसको सही होने की जरूरत है। पूरी तरजीहात बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। दिमाग को अपने दायरा कार में रह के काम करने की ज़रूरत है। दिमाग को अपने हकूक़ के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की ज़रूरत है, तब जाके मुल्क ठीक होगा। और आखिरी बात, ये ठीक नहीं होगा जब तक अवाम ठीक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत वजह फरमाया जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अंसर महमूद दूल साहब की गुफ्तगू, और माशाल्लाह से तजर्बा उनका एज ए लॉयर वैसे ही बहुत परफेक्ट है, और इसी तरह परफेक्शन के साथ उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है और बहुत अच्छे से एनालाइज करके बता दिया है कि कौन कौन जो है इस मुल्क की सालमियत में अपना कलीदी किरदार नहीं निभा रहा जिस तरह से उसको निभाना चाहिए। सियासतदान अपने ही हिता और दायरा कार में रहकर काम करें तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, और इसी तरह से अवाम अगर चाहे, जिस तरह से हमारे नबी का भी फरमान है कि जिस तरह की अवाम वैसे ही हुक्मरान, तो हमें अपने आप में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन हुई है अंसर महमूद दूल साहब की इस गुफ्तगू से, जो उन्होंने स्पेशली एक बात की कि हम हमेशा सवाल दूसरे से करते हैं, कभी हमने ख़ुद से सवाल नहीं किया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। मैं समझती हूँ आज तक काफ़ी लोगों के हमने इंटरव्यूज़ किए, किसी ने इस तरह की ओपिनियन नहीं दी। सो आइडलाइजेशन में नंबर 1 पर आ गए हैं। इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।